अब एक एक करके एलिमेंट्री कैनाल के एक एक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रही है बताओ? माउथ से। माउथ होता क्या बच्चे? तो माउथ क्या बच्चे? सिंपल स्लिट लाइक जो ओपनिंग है अपर लिप और लोअर लिप के बीच में जो ओपनिंग है दैट इज माउथ। ठीक है, तो इट इज अ ट्रांसफर स्लिट प्रेजेंट बिटवीन अपर लिप एंड लोअर लिप। अपर और लोअर लिप के बीच में जो ट्रांसफर स्लिट बनी है वही आपकी माउथ है, ओपनिंग जो है। ठीक, तो माउथ इज सराउंडेड बाई, ठीक है, इस माउथ को सराउंड करने के लिए एक मसल होती है चारों तरफ, इसको राउंड मसल है, स्केलेटल मसल्स होती है जो माउथ को ओपनिंग एंड माउथ के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, इसको सराउंड करने के लिए राउंडेड स्केलेटल मसल होती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ठीक है, और हमने क्या बोला कि हमारा जो माउथ है किससे हमारा सराउंड हो रहा है? अपर लिप एंड लोअर लिप के बीच में हमारा जो ओपनिंग है दैट इज माउथ। तो अपर लिप और लोअर लिप की अगर बात करें, लिप की अगर हम बात करें बच्चे, तो लिप का एक तो सरफेस क्या है जो बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ जो सरफेस है और आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं वो रफ होता है ना, ड्राई है वो। और लिप का जो अंदर वाला सरफेस देखोगे आप, है ना, अंदर वाला सरफेस देखोगे वो आपको दिखेगा स्मूथ है, स्मूथ है। ठीक है, वो आपका ड्राई नहीं है। क्यों नहीं है बताओ ड्राई? वो क्योंकि जो हमारा इनर सरफेस होता है लिप्स का जो इनर सरफेस होता है वहां पर क्या मिलेंगे आपको? सीरस ग्लैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, उस सीरस ग्लैंड की वजह से वो सीरस ग्लैंड सिक्रीशंस करते रहती हैं और जो हमारा इनर सरफेस है वो ड्राई नहीं है इसीलिए आपका। ठीक है, और ये जो आपकी स्लिट लाइक ओपनिंग है इसको आप क्या बोल रहे हैं? माउथ। जो स्लिट लाइक ओपनिंग हमारी इस माउथ को जो बोल रहे हैं, माउथ के अंदर जब चलेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट मिलेगा हमें? तो बकल कैविटी। ठीक है, दैट इज बकल कैविटी। स्लिट लाइक ओपनिंग किसमें खुल रही है? आपकी बकल कैविटी। और ये बकल कैविटी कितने पार्ट मैंने बता दी बताओ? 2 पार्ट। बट बकल कैविटी के 2 पार्ट होते हैं, एक वेस्टिब्यूल है और ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल क्या है आपका? ये देखिए, ये माउथ स्लिट लाइक ओपनिंग के अंदर जाते ही जो पूरा पार्ट है दैट इज बकल कैविटी। अब इसमें क्या मिलेगा बताओ? एक तो आपको टीथ के अंदर का पूरा रीजन जो है, ये जो अंदर वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। और ये जो हमारा लिप है, लिप, ठीक, इसका जो इनर सरफेस है, ठीक है, टीथ और लिप के इनर सरफेस के बीच की जो जगह बन रही है, इसमें आप मुंह फुला रहे तो जिसमें ये एयर भर रही है, ठीक, उस स्पेस को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम? वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो चीक और टीथ, ठीक है, बीच चीक्स और टीथ के बीच का जो जगह है आपके अंदर का, उसको आप क्या बोलते हो? वेस्टिब्यूल। जैसे हवा भर रहे हैं तो हवा कहां भर रही है? वो वेस्टिबुलर एरिया में। ठीक है, दैट इज वेस्टिब्यूल। और ओरल कैविटी क्या होती है? तो आपका जो दांत है बच्चे, ये मुंह खोलेंगे तो दांत जो है, दांत टीथ, दोनों टीथ के अंदर का जो पूरा रीजन दैट इज हमारी ओरल कैविटी। हमारी जो ओरल कैविटी है इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने बगल वाले का मुंह खोल के देखते रहिए, सब समझ में आएगा आपको। देखिए क्या दिखेगा बताओ? जो दांत के अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको ये जो ऊपर वाला रीजन है, ऊपर वाला जो रीजन उसको बोलते हैं पैलेट बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो रीजन है आपको उसको क्या बोलते हो आप? पैलेट। ठीक, और क्या मिलेगा आपको ओरल कैविटी में? टीथ, जो दांत है हमारे, दांत देखने को मिलेंगे हमें। ठीक, और क्या मिलेगा? टंग, ये सब कहां रखी हुई है? हमारे ओरल कैविटी में। और ये फुला जो है जहां पर एयर भर रही है वो वेस्टिबुलर रीजन है, आपको समझ में आ गया। ठीक, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? पैलेट मिलेंगे और टीथ और टंग। तो अब हमें एक एक करके अपने ओरल कैविटी का जो कंपोनेंट है इनके बारे में डिस्कस करते हैं, टीथ के बारे में, टंग के बारे में। और जब इसको डिस्कस कर लोगे तो फिर ओरल कैविटी, हमारी ओरल कैविटी किस में जाकर खुल जाएगी? तो ये ओरल कैविटी कहीं ना कहीं जाकर खुलेगी आपके फेरिंग्स में। देखा हमने ओरल कैविटी, माउथ, ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स। उसके बाद हम फेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसोफेगस के बारे में। तो देखते हैं, तो सबसे पहले अपने हम टीथ के बारे में डिस्कस करें। अपने टीथ की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं बच्चे हम। ये हमारे टीथ का स्ट्रक्चर हो गया। क्या क्या देखने को मिलेगा बताओ? तो टीथ का जो सबसे आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है बच्चे, जो आपको विजिबल होता है, उसको बोलते हैं क्राउन ऑफ द टीथ। ये हो गया क्राउन ऑफ द टीथ, जो विजिबल पोर्शन होता है टीथ का। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा आपका? नेक ऑफ द टीथ। ही देखिए सेकंड पोर्शन क्या हो गया? नेक ऑफ द टीथ। नेक कौन सा हो गया तुम्हारा? तो गम्स, जो गम्स है, गम्स के जो नीचे का जो पोर्शन है, जो गम्स के नीचे आ रहा है टीथ का पोर्शन, उसको आप बोल रहे हो क्या कि ये नेक हो गया टीथ का। और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन उसको क्या बोल रहे हो आप कि रूट ऑफ द टीथ। रूट ऑफ द टीथ का मतलब क्या? टीथ का वो पोर्शन जो कि सॉकेट में एम्बेडेड है। हमारे जो टीथ हैं वो हमारे जॉ की जो बोन है उसमें सॉकेट बने हुए हैं, जॉ की बोन में हमारे सॉकेट बने हुए, नहीं सॉकेट में आपकी पूरी टीथ जाकर एम्बेडेड है। तो टीथ का वो पोर्शन जिसकी वजह से टीथ जो है वो सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, जो कि जाकर एम्बेडेड है इस सॉकेट के अंदर, उस पोर्शन को बोलोगे टीथ का कि ये रूट ऑफ द टीथ हो गई। ठीक है, और अगर हम टीथ की बात करें तो जो मेजर पोर्शन होता है टीथ का वो कौन बनाती है? डेंटाइन। डेंटाइन इज द मेजर पोर्शन ऑफ द टीथ। ठीक, और हमारे टीथ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बच्चे, देखिए आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है टीथ की उसको हम बोलते हैं एनामेल। क्या बोलते हैं? एनामेल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टीथ। और ये जो इनामेल है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी टीथ की, इसको कौन बनाती है? इनको बनाती है एमिलोब्लास्ट सेल। ठीक है, इनको कौन बना रही है? हमारी एमिलोब्लास्ट। अगर हम टीथ की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा जो दांत है,
ठीक है। मेजर पोर्शन जो टीथ का वो कौन बना रही है, हमारी ओडोंटोब्लास्ट सेल। कौन बनाती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल। क्यों, क्योंकि ये ओडोंटोब्लास्ट सेल ही बनाती है डेंटाइन को, और डेंटाइन हमारे मेजर पोर्शन को बना रहा है टीथ के। तो हमारा जो मेजर, अगर बोलेंगे टीथ फॉर्मिंग सेल बोलनी है, टीथ को कौन बना रहा है, तो आप बोल देना ओडोंटोब्लास्ट सेल। लेकिन ये इसी टीथ की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको क्या बोल रहे हो आप, एनामेल, इस एनामेल को कौन बना रहा है, इसको बनाती है एमिलोब्लास्ट सेल। और ये कैसी होती है नेचर में, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, दे आर एक्टोडर्मल। तो हमारी टीथ कैसे हो गई, तो टीथ का कुछ पोर्शन है जो कि मेसोडर्मल, ठीक, और कुछ पोर्शन है जो कि एक्टोडर्मल, आउटर मोस्ट कवरिंग आपकी एक्टोडर्मल है। यानी हमारी टीथ कैसी हो गई, तो ये क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि हमारी टीथ हो गई एक्टोमेसोडर्मल, एक्टोमेसोडर्मल। चलिए और आइए, और अगर हम बात करें तो टीथ की जो हमारी रूट वाला जो पोर्शन है बच्चे, उसमें क्या मिलेगा आपको, उसका सेंटर पोर्शन जब आप देखोगे, सेंटर पोर्शन में हमें पल्प कैविटी देखने को मिलती है। सेंटर पोर्शन जो इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में क्या मिलेगा आपको, इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी टीथ में, ठीक। और वही अगर हम बात करें इस पल्प कैविटी को सराउंड करते हुए जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स हैं, ठीक है, जो सेंटर में मिल रही हैं आपके टीथ के, इन्हीं सेल्स को आप बोलते हो ओडोंटोब्लास्ट सेल। यही आपकी ओडोंटोब्लास्ट सेल होती हैं। और यही ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या करेंगी, यही आपकी जो है मेजर पोर्शन जो है टीथ का बना कर देती हैं, डेंटाइन का फॉर्मेशन यही कर रही हैं, ठीक है। और आपका जो ये बेस है, यहाँ पर एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोल रहे हैं एपाइकल फोरामेन। इस एपाइकल फोरामेन से क्या होगा, यहीं से आपकी नर्व, ब्लड वेसल सारी एंट्री करेंगी और एग्जिट करेंगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पोर्शन हो गए, ये हमारा स्ट्रक्चर हमने देख लिया टीथ का क्या क्या यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और ये क्या होगा, तो इसको आप बोलते हो गम्स, ठीक है, गम्स, पता है गम्स, गम्स को हम जिंजीवा भी बोलते हैं। तो लिख लेते हैं एक बार ऐसे सुपरफिशियली क्या क्या देखा हमने, बताओ इसको। तो देखा कि हमारी जो टीथ होती है ओरिजिन के बेसिस पर कैसे, बताओ, एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक। टीथ को बनाने वाली जो सेल हैं क्या बोलेंगे उनको, ओडोंटोब्लास्ट सेल बोलते हैं। अगर हम बात करें हमारे जो अपर जॉ है, ठीक है, ये अपर जॉ ऊपर वाला और लोअर वाला लोअर जॉ। तो अपर जॉ जो है उसमें जो भी टीथ रखी हुई हैं वो कौन सी बोन के अंदर रखी हुई हैं, तो हमारी मैग्जिला, ये ऊपर वाली होती है मैग्जिला, और ये मैंडिबल बोन, जो लोअर बोन है दिस इज मैंडिबल, और हमारी मैग्जिला बोन है। तो हमारा जो अपर जॉ है बच्चे, अपर जॉ की जो टीथ होती हैं वो मैग्जिला बोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो लोअर जॉ की जितनी टीथ है वो कहाँ रखी हुई है, वो मैंडिबल बोन के अंदर रखी हुई है। तो ये हमने देख लिया कि लोअर जॉ में जितनी टीथ हैं उनको कौन सी बोन सरफेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक, हमारी मैंडिबल, और अपर जॉ वाले में मैग्जिला। हमने बच्चे अपने टीथ को कई बेसिस पे क्लासीफाई किया है। अब क्या क्या बेसिस लिए हमने क्लासिफिकेशन के लिए, देखिए तो फर्स्ट जो बेसिस है हमारे क्लासिफिकेशन का वो है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद जॉ, ठीक है, वो जॉ बोन में किस तरीके से अटैच है। तो उस हिसाब से तीन तरह की टीथ देखने को मिलती हैं, एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट। अब एक्रोडोंट टीथ किसे बोलते हो, तो जो एक्रोडोंट टीथ होती है बच्चे, ये हमारी जो जॉ है इसके सरफेस पर ऐसे रखी हुई है, डायरेक्टली सरफेस पे रखी हुई है, तो इस तरह की टीथ को बोलोगे एक्रोडोंट। कहाँ मिलेगा आपको, फिशेस में और फ्रॉग में देखने को मिलता है। प्लूरोडोंट में क्या होगा, देखिए ये जॉ के साइड से निकल कर आ रही है इस तरह से, ठीक, साइड से, तो प्लूरोडोंट। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन पे हमसे नीट वाला कभी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। हमसे जो पूछा जाएगा वो है थीकोडोंट, इसीलिए मैंने आपको सिंपल से डायग्राम में बिना किसी चीज को लिखा, डायरेक्टली मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि प्लूरोडोंट कहाँ होगा, एक्रोडोंट कहाँ होगा, ठीक है। प्लूरोडोंट में क्या होगा, देखिए साइड से निकल रहे हैं, ठीक, और ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा आपको। थीकोडोंट की बात करेंगे, हमसे पूछा जाएगा थीकोडोंट कैसा होता है, बताओ। थीकोडोंट में जो टीथ होती है बच्चे वो प्रॉपर सॉकेट में रखी हुई है। देखिए जॉ बोन जो है, जॉ बोन में सॉकेट बनेंगे और इन सॉकेट के अंदर आप इस टीथ को रखोगे, जो अभी हमने देखा था, आपको दिखाया था मैंने इसको, क्राउन, नेक और रूट में हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, ठीक है। तो प्रॉपर सॉकेट में रखे हुए हैं, ऐसे टीथ को बोलते हैं हम थीकोडोंट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, यानी हमारा अटैचमेंट के बेसिस पर हमारे ह्यूमंस का टीथ कैसे हो गया, थीकोडोंट। ऐसा कहाँ मिलेगा आपको, मैमल्स में और क्रोकोडाइल में। अच्छा देखिए दूसरी कौन सी बेसिस लिए हमने क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब क्या, कि कितनी बार दांत आ रहे हैं, इसके बेसिस पर, ठीक। तो सबसे पहला क्या बनाया हमने उसके लिए, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट टीथ किसे बोलते हैं हम, ये वो टीथ है बच्चे, ये उन ऑर्गेनिज्म की टीथ को बोलोगे इनकी टीथ डाइफायोडोंट है, जिनके अंदर टीथ जो हैं वो 2 बार आती हैं, ठीक है। एक सेट एक बार आएगा, फिर वो हट जाएगा, फिर दूसरी बार कंप्लीट एक सेट आएगा। तो ऐसे जो टीथ होते हैं जो कि 2 सेट मतलब 2 बार लाइफ में अपीयर हो रहे हैं, उनको हम बोलते हैं डाइफायोडोंट टीथ, ठीक है। अब ये जो 2 सेट आएंगे, इनमें क्या होगा, जो सबसे पहला सेट आता है टीथ का उसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ।
या फिर टेम्पररी टीथ। क्यों टेम्पररी बोला? क्योंकि सर वो आने के बाद टूट जाएंगे, ठीक है, हम इसको बोलते हैं दूध के दांत, है ना, आएंगे टूट जाएंगे, फिर परमानेंट टीथ आएंगे। तो ऐसे कितने टीथ होते हैं जो कि मिल्क टीथ वाले कितने होते हैं? तो 20, मतलब 20 टीथ आते हैं। जो मिल्क टीथ होती है, डेसिडियस टीथ है, जो टेम्पररी टीथ होती है वो 20 होती है टोटल, ठीक है। और वही क्या होगा बताओ, ये जब हटेंगे तो इनके बाद आएंगी परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ कितनी होती है? 32, जो हम जानते हैं। यानी यहां पर एक चीज आप देख रहे हो कि जो एडल्ट के अंदर जो परमानेंट टीथ होंगी उनके नंबर कितने हैं? 32। और वही बच्चों के अंदर जो दूध के दांत आ रहे हैं, जो मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ आ रही है, इसके नंबर कितने हैं? 20। यानी हमारे अंदर भी हमारे जो टीथ हैं, डेंटिशन है, इसमें भी क्या है, कुछ ऐसे दांत हैं जो केवल एक बार ही आ रहे हैं, क्योंकि 20 ही आ रहे हैं जो दोबारा टूट रहे हैं, टूटने वाले केवल 20 ही हैं, और 32 हैं जो परमानेंट में आपको। यानी कहीं ना कहीं आप डिफरेंस देख रहे हो आपने 12, यहां पर डिफरेंस देख रहे हो ना 12। ये 12 टीथ कहीं ना कहीं ऐसी हैं जो केवल एक बार ही आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो 12 टीथ हैं यहाँ पर टेम्पररी वाले में नहीं है, जो टूट रहे हैं उनके अंदर वो नहीं, केवल और केवल परमानेंट में देखने को मिलते हैं। देखेंगे कौन से 12 टीथ हैं वो, लेकिन हमें कहीं ना कहीं समझ में आ गया हमारे 12 दांत ऐसे होते हैं जो केवल एक बार ही आते हैं, वो भी केवल कब? परमानेंट टीथ के परमानेंट सेट में आएंगे तुम्हारे, वो मिल्क टीथ वाले सेट में देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मोनोफायोडोंट क्या होते हैं? मोनोफायोडोंट उन टीथ को बोलते हैं जो केवल एक बार आती हैं। ऐसे कौन से टीथ हैं जो मोनोफायोडोंट? अभी मैंने दिखा दिया 12 दांत तो हमारे अंदर है जो कि मोनोफायोडोंट है। पॉलीफायोडोंट किसे बोलते हैं? मतलब ऐसे टीथ जो बार बार आते हैं, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। अगर ऐसा हमारे अंदर हो जाता तो हमारी जो डेंटल ब्रांच है BDS, उसका तो फिर सफाया हो जाता, दांत आते टूटते अपने आप आ जाते, तो दिक्कत ही नहीं आती किसी चीज करने की, ठीक है। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर दांत बार बार टूटते और बार बार आते नहीं है, हमारे अंदर केवल 2 बार आ रहे हैं, डाइफायोडोंट। और उसमें भी कुछ ऐसे भी हैं जो केवल एक बार ही आते हैं, 12 टीथ। देखें कौन से 12 दांत है ये। तो डाइफायोडोंट की अगर बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द मैमल्स होते हैं बच्चे, इंक्लूडिंग ह्यूमन की बात करें, दे फॉर्म 2 सेट ऑफ टीथ, ठीक है। हमारे ह्यूमन और मेजॉरिटी ऑफ द मैमल में क्या मिलेगा आपको? 2 सेट्स ऑफ टीथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। कौन से 2 सेट? तो एक टेम्पररी और मिल्क टीथ, और इसको हटाकर कौन आ जाएंगे बाद में? फिर परमानेंट टीथ इन एडल्ट, ठीक है। टेम्पररी और मिल्क टीथ होंगे, उसको हटाकर फिर परमानेंट टीथ आ जाएंगे। चलिए, और थर्ड कौन सा बेसिस लिया हमने अपने टीथ को डिवाइड करने का, क्लासिफाई करने का? वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया टीथ को। तो कितने तरह के टीथ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप? तो 2 तरह के टीथ देखे हमने, होमोडोंट और हेटेरोडोंट। होमोडोंट क्या होते हैं? वो डेंटिशन जिसके अंदर सारे के सारे दांत एक ही शेप के हों, एक ही साइज के हों। तो एक ही शेप साइज के दांत जिसके अंदर सारे मिल रहे हैं उसको आप बोलते हो कि होमोडोंट। तो सेम शेप, एक ही शेप के सारे हैं, सारे के सारे दांत एक ही शेप के हैं, होमोडोंट। हेटेरोडोंट में क्या होगा? सारे के सारे दांत एक शेप के नहीं होंगे। हमारे अंदर देखो, अगर हम बात करें अपने, ये देखो सामने के जो दांत हैं वो फ्लैट हैं, ठीक है, जिनको आप इंसाइजर बोलते हो। बगल वाले नुकीले हैं, उसके बगल में जाओगे तो चबाने के लिए बने, उनका सरफेस और ज्यादा वाइड है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अलग अलग शेप के टीथ देखने को मिल रहे हैं। कितने तरह के टीथ हमें देखने को मिलेंगे हमारे डेंटिशन में? तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 तरह के दांत देखने को हमें मिलते हैं। इंसाइजर किसे बोलते हैं बच्चे? जो सामने वाले दांत होते हैं ना, सामने वाले, इनको बोलते हो आप इंसाइजर। अब सामने वाला दांत किस चीज के लिए आप यूज करते हो? काटने के लिए, काटना होता है, कोई चीज सामने से काटते हैं, तो इंसाइजर किसके लिए यूज होते हैं? बाइटिंग, कटिंग, इन सब चीजों के लिए आप यूज करते हो। ये कैनाइन, कैनाइन किसके लिए यूज करते हो? तो जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन खाते हैं, ऐसे करके चिकन खाते हैं। चिकन ऐसे खाते हो क्या? ऐसे खाते हैं ना चिकन करके, मतलब क्या? वो पियर्सिंग करने के लिए, पियर्सिंग करने के लिए कैनाइन बनी है, नुकीले दांत बने हैं, तो दे आर फॉर पियर्सिंग। टीयरिंग, पियर्सिंग, इसके लिए मसल्स की टीयरिंग, पियर्सिंग के लिए, ठीक। प्रीमोलर, मोलर क्या बताओ? अब जब खाना आगे से खा लेते हैं फिर पीछे जाकर उनको चबाते हैं, आगे से कोई थोड़ी चबाता, आगे तो काटता है, पीछे जाकर चबाते हैं, पीछे वाले दांतों से चबाया जाता है। तो पीछे वाले जो दांत है कौन है हमारे? प्रीमोलर और मोलर, उनसे हम क्या करते हैं? वो चबाने के लिए बने हैं आपके। तो जो ये सबसे लास्ट में सर अंदर की तरफ जो दांत मिलते हैं बच्चे, वो हमारे होते हैं प्रीमोलर और मोलर। तो इनको किसके लिए यूज करते हैं? च्यूइंग के लिए यूज करते हैं, मैस्टिकेशन के लिए यूज करते हैं, चबाने के लिए यूज करें इनको हम, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें समझ में आ गया कि हमारे टीथ के अंदर, हमारे जो दांत का डेंटिशन, हमारे अंदर 4 तरह के दांत देखने को मिलेंगे। अब ये जो 4 तरह के दांत हैं, इनके नंबर कितने हैं, किसका नंबर कितना है, नंबर के हिसाब से हमने क्या किया? डेंटल फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। अब डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम। तो जो 4 तरह के दांत हमने देखे बच्चे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनके नंबर के हिसाब से हमने क्या कर दिया? डेंटल फॉर्मूला बना लिया। तो अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट मतलब क्या? 18 ईयर के बाद अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, 18 ईयर के बाद, ठीक है, एडल्ट बोले या फिर 18 ईयर के बाद का डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बोलोगे? क्या हो जाएगा?
2123, ठीक है। ये 2 क्या है, ये इंसाइजर का नंबर है, कैनाइन है, ये प्री मोलर है और ये मोलर है, ठीक है। तो 18 ईयर के बाद अगर आपसे पूछा जाए डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका ये जो जॉ है बच्चे, अपर जॉ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंटर से मिड लाइन, यहाँ पर मिड लाइन ड्रॉ कर दो, मिड से इधर चलो और मिड से इधर चलो। तो मिड के जब इधर चलोगे तो ऊपर साइड अपर में क्या मिलेगा, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ऐसे मिलेंगे ऊपर। और ऐसे ही नीचे अपर जो में भी यही मिलेगा और लोअर जो में भी यही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपर जो में आपको 2 इंसाइजर, फिर उसके बगल में 1 कैनाइन, फिर उसके बगल में 2 प्रीमोलर, फिर उसके बगल में 3 मोलर। तो इस तरीके से लाइन से इस तरीके से यहाँ पे अरेंज है, ठीक। और इसके जब लोअर जॉ की बात करोगे, लोअर जॉ में क्या होगा, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो इस तरीके से आपको 2 1 2 3 का इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डेंटल फॉर्मूला बना दिया। बताओ कितने दांत हो गए, बताओ ये 2 3 5 और 3 8, तो 8 टीथ हो गई। ये 8 दांत ऊपर, 8 नीचे, 16, 8 इधर और 8 इधर, 16 इधर, 16 इधर और 16 इधर। तो टोटल हमारे 32 टीथ। तो हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं उसका डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा 2123/2123। इसका टोटल 32 टीथ से आ गया आपका, ठीक है। और ये कब बोलेगा, आप फिर डायरेक्ट बोल दे कि एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला बताओ, या फिर आपसे बोलेगा क्या कि 18 ईयर के बाद का डेंटल फॉर्मूला बताओ। अगर हम बात करें बच्चे, अगर 17 ईयर तक का पूछा गया, अप टू 17 ईयर, ठीक है, 10 to 17 दे दे, या फिर अप टू 17 ईयर अगर आपसे पूछ दे बताओ डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, तो बच्चे ये जो लास्ट मोलर जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, ठीक है, बुद्धि का दांत बोलते हैं, है ना, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं बुद्धि का दांत, है ना, विजडम टीथ। तो ये विजडम टीथ जो लास्ट वाला जो मोलर होता है ये कब आता है, ये 18 साल के बाद ही आना शुरू होता है बच्चे, ठीक है। 18 और 18 ईयर के बाद ही आना शुरू होता है। तो अगर आपसे 17 साल तक का डेंटल फॉर्मूला पूछा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, 2122, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, एक सेट में ऊपर की तरफ, ठीक, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 2 मोलर। लास्ट वाला जो मोलर है, सबसे लास्ट वाला जो मोलर है वो कब आता है, वो 18 ईयर के बाद आता है। तो बताओ, एक ऊपर से गया, एक नीचे से गया, एक इधर का ऊपर, एक, टोटल कितने गए, 1 2 3 4 दांत नहीं मिलेंगे 17 साल तक, ठीक है, 4 नहीं मिलेंगे, लास्ट वाले जो मोलर है वो नहीं मिलेंगे। तो टोटल कितने लास्ट मोलर हुए, 1 2 3 4, तो 4 दांत निकाल दो, 32 में से कितने हुए, 28। तो 28 टीथ मिलेंगे आपको 17 साल तक का अगर डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो कौन सा इसमें एब्सेंट होगा, लास्ट मोलर है वो यहाँ पर नहीं होगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए बताओ मिल्क टीथ का फॉर्मूला बताओ, या फिर डेसिडियस टीथ बोलते हैं, फिर उसको बोलते हैं टेम्पररी टीथ, ठीक है, टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ, डेसिडियस टीथ, या फिर बोल दे कि चाइल्ड, ठीक है, सब छोड़ो, आपसे बोलते चाइल्ड, एक चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला बताओ आप, तो क्या बोलोगे आप, तो वहां पर हम बोलते हैं क्या, 2102, ठीक है। 02 में क्या दिख रहा है बताओ, यहाँ पर कौन सा एब्सेंट है, ये प्रीमोलर का, ये प्रीमोलर की जगह थी और ये मोलर की जगह थी। तो प्रीमोलर और लास्ट मोलर, क्योंकि लास्ट वाला मोलर तो कब आता है, 18 साल के बाद, तो प्रीमोलर और लास्ट मोलर ये दोनों दांत देखने को नहीं मिलेंगे, कहां पर, चाइल्ड के अंदर या फिर मिल्क टीथ के अंदर। मैंने बताया था आपको कि मिल्क टीथ में केवल 20 ही दांत होते हैं, 20 टीथ होते हैं, परमानेंट में 32 होते हैं, तो 12 दांत यहां पर दिखाई नहीं देते, बताया गया था आपको, ठीक है। तो वो कौन से 12 टीथ हैं जो आपको नहीं दिखते हैं, मिल्क टीथ में कौन से 12 दांत दिखाई नहीं देते हैं, तो आपका प्री मोलर और लास्ट मोलर। अब देखो प्री मोलर कितने हैं, 2, लास्ट मोलर 1, तो 2 और 1 3 ऊपर नहीं दिखेगा, 3 नीचे नहीं दिखेगा, 6 3 इधर नहीं दिखेगा, 6 और 3 9 और 3 इधर नहीं दिखेगा, फिर 3 12, टोटल 12 दांत आ गए, ये 12 हमने गिन लिए, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया यहाँ पर कि चाइल्ड का जो डेंटल फॉर्मूला है वो बताओ, या फिर मिल्क टीथ या फिर डेसिडियस टीथ जो होती है उनका डेंटल फॉर्मूला बताओ, तो क्या बोलोगे, 2102। और क्या नहीं दिखेगा उनके अंदर, प्री मोलर और लास्ट मोलर, यानी प्री मोलर और लास्ट मोलर, ये जो टोटल ये जो 12 दांत हुए, यही 12 दांत हैं जो केवल एक बार आते हैं, या फिर इनको बोलते हैं मोनोफायोडोंट, यही, ठीक है, मोनोफायोडोंट। अभी देखा था हमने जो 12 दांत, वो कौन से 12 हैं, प्री मोलर एंड लास्ट मोलर, ठीक है। तो अगर आपसे बोल दे बताओ कि मोनोफायोडोंट टीथ का डेंटल फॉर्मूला बताओ, किसका डेंटल फॉर्मूला, मोनोफायोडोंट टीथ का, तो कौन से बताओ मोनोफायोडेंट है, केवल प्री मोलर और मोलर है, तो बताओ इंसाइजर नहीं, ये हमारा मोनोफायोडोंट नहीं है, कैनाइन नहीं, ये भी नहीं है, प्री मोलर, हाँ ये 2 प्री मोलर और मोलर 1, ठीक है, 002। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मोनोफायोडोंट का डेंटल फॉर्मूला बता दो, तो आप ये बता देना यहाँ पर, ठीक है। ओरल कैविटी का जो हमारा दूसरा जो स्ट्रक्चर था बच्चे,
दैट इज टंग। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टंग क्या होता है बच्चे? टंग जो होती है ये मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, मसल्स का बना मस्कुलर ऑर्गन है ये, और ये हमारे माउथ में अगर बात करें तो फ्रीली मूवेबल होता है, ठीक है, टंग मूव कर सकते हैं हम चारों तरफ, ठीक, हमारा जो फ्रीली मूवेबल होता है पूरी तरीके से। लेकिन हमारे ये अगर हम अपनी अगर ओरल कैविटी की बात करें तो हमारी जो टंग है ये ओरल कैविटी से भी अटैच्ड है। इसका जो लोअर सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, डोर्सल सरफेस तो फ्री है, ठीक है, आप फील कर सकते हैं डोर्सल सरफेस ऊपर वाला तो फ्री है, लेकिन जो नीचे वाला सरफेस है उसका टंग का वो किससे अटैच है? हमारे फ्लोर से, जो बकल कैविटी है, हमारे जो ओरल कैविटी है उसके फ्लोर से अटैच होता है। और किसकी हेल्थ से अटैच होता है? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए ये टंग हो गया, फ्रीली मूवेबल है, हर जगह मूव कर रहा है, ठीक, और इसको हम लोगों ने फ्लोर का जो है हमारी फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर से अटैच करा दिया, यहाँ पर ऐसे अटैच करा दिया है, ठीक है। आप अपने टंग को उल्टा करके देख सकते हो, ऐसे अटैच होता है फ्लोर से हमारे किससे, और ये फ्लोर से अटैच कराने के लिए जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुआ। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेनुलम लिंगुआ। ये क्या कर रहा है? ये टंग के वेंट्रल सरफेस को फ्लोर की जो ओरल कैविटी का फ्लोर है उससे अटैच करा रहा है, ठीक है। चलिए, और अगर हम अपने टंग के स्ट्रक्चर के बारे में देखें बच्चे, किस तरह का स्ट्रक्चर है, इधर देखिए, जो हमारा टंग है ये, इसका कुछ पोर्शन जो होता है बच्चे वो हमारे फेरिंग्स के रीजन में मिलेगा। और फेरिंग्स के रीजन में क्यों जा रहा है वो? तो इसकी ओरिजिन जो है ना ये कहाँ से अटैच होता है? हायोइड बोन से, ठीक है, हायोइड बोन से अटैच है, ठीक है। तो नीचे से वो अटैच होकर पूरा अंदर जा रहा है इस तरीके से। हायोइड बोन कहीं ना कहीं यहाँ होती है और यहीं पर इसी हायोइड बोन से अटैच होता है और यहीं से फेरिंग से निकल कर बाहर आया हुआ है ये ओरल कैविटी में आपके। तो इसका कुछ पार्ट जो होता है वो फेरिंग्स में होता है, उसको बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट, ठीक। और जो बाहर वाला एक्सपोज पोर्शन आपका है दैट इज द ओरल कैविटी में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ओरल पार्ट। और फेरिंजियल पार्ट और ओरल पार्ट के बीच में जो जंक्शन पाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। ये इस फेरिंजियल पार्ट और ओरल पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चलिए, अगर हम ओरल पार्ट की बात करें, टंग का जो ओरल पार्ट होता है हमारे बच्चे, इस ओरल पार्ट का जो डोर्सल सरफेस है, ये ऊपर का डोर्सल सरफेस है, इस डोर्सल सरफेस पे क्या मिलते हैं? प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं जो डोर्सल सरफेस पे, ठीक है, ये डोर्सल सरफेस जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं पैपिला। क्या बोलते हैं इनको हम? पैपिला। और ये प्रोजेक्शन, कई तरह के प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कितने तरह के प्रोजेक्शन मैंने बना रखे हैं। तो कुछ प्रोजेक्शन देखिए यहाँ पर, ये जो कि बहुत ही बड़े बड़े हैं, इनको हम बोलते हैं, इनका क्या नाम दिया बताओ? इनको बोला हम लोगों ने सर्कमवैलेट पैपिला। ये सर्कमवैलेट पैपिला जो होती हैं ये लार्जेस्ट और लीस्ट इन नंबर, सबसे ज्यादा है तो सबसे कम नंबर में होंगे ही, ठीक है। तो सबसे बड़े वाले जो प्रोजेक्शन होते हैं क्या बोलते हैं उनको हम? सर्कमवैलेट पैपिला। और ये पैपिला क्या होती है? प्रोजेक्शंस होती हैं। कहां पर मिलेंगे? सबसे बड़ी बात आपके लिए यही है, कहां पर होती है? ये टंग के डोर्सल सरफेस पर होती हैं, ठीक है। वेंट्रल सरफेस तो हमारे फ्लोर से अटैच है, डोर्सल सरफेस पे होती है, ठीक है। सर्कमवैलेट पैपिला सबसे बड़ी होंगी, लीस्ट इन नंबर होंगी, ठीक है। और कौन सी पैपिला? यहाँ पर फोलिएट पैपिला, देखो किनारे किनारे लगा रखा है यहाँ पर, फोलिएट पैपिला। फोलिएट पैपिला की अगर बात करें तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं ये बाकी तो मैमल्स में मिलेंगे हमारे, लेकिन ह्यूमंस की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं। वेस्टिजियल होंगे तो एब्सेंट होंगे आपके, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर क्या है? एब्सेंट है, फोलिएट पैपिला नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और कौन कौन से प्रोजेक्शन है देखिए यहाँ पर। तो जो ये मेन जो एरिया है, जो मेन एरिया है टंग का, पूरा डोर्सल सरफेस जो मेन है उसमें जो फैले हुए हैं, जो कि सबसे ज्यादा है नंबर में, सबसे ज्यादा, इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला क्या बताओ? ये सबसे ज्यादा है नंबर में, ठीक है। और आपके सेंट्रल रीजन में पूरे फैले हुए हैं टंग के, दे आर मैक्सिमम नंबर, ठीक। लेकिन खासियत क्या है इनकी बताओ? इनमें कोई टेस्ट बड ही नहीं है। अब टेस्ट बड क्या होती है? तो ये जो पैपिला होती है बच्चे, जो प्रोजेक्शंस हैं, इन्हीं प्रोजेक्शंस में पाई जाती हैं टेस्ट बड्स। जो पैपिला प्रोजेक्शन, इन्हीं प्रोजेक्शन में क्या मिलते हैं आपको? टेस्ट बड देखने को मिलते हैं। और इन टेस्ट बड का काम क्या होता है? इन टेस्ट बड का काम होता है आपका टेस्ट सेंसेशन को लेकर जाना, ठीक। दे आर द गस्टेटरी रिसेप्टर, टेस्ट के रिसेप्टर होते हैं टेस्ट बड। कहाँ मिलती हैं? इन्हीं प्रोजेक्शंस में मिलते हैं आपको, इन्हीं प्रोजेक्शंस में। लेकिन हर एक प्रोजेक्शन में आप देख रहे हो कि टेस्ट बड देखने को नहीं मिलेगी। यहीं देखिए फिलीफॉर्म पैपिला सबसे ज्यादा है नंबर में टंग के अंदर, ठीक है, लेकिन इनके अंदर टेस्ट बड होती ही नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट हैव टेस्ट बड। यहाँ पर सर्कमवैलेट, इसमें आपको टेस्ट बड देखने को मिलेगी। ये जो प्रोजेक्शन है सर्कमवैलेट वाले, जो सबसे बड़े वाले हैं, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। वही अगर हम बात करें अपने टंग के, जो एकदम एंटीरियर मोस्ट सरफेस है, एंटीरियर मोस्ट सरफेस चारों तरफ का, ठीक, पेरिफेरल और एंटीरियर सरफेस है, इसको इसमें जो प्रोजेक्शंस होते हैं इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। और इन फिलीफॉर्म पैपिला के अंदर आपको टेस्ट बड देखने को मिलेगी, देखो, ठीक, इसमें भी टेस्ट बड मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि ये जो पैपिला है, जो प्रोजेक्शंस है, इन प्रोजेक्शंस में क्या मिलते हैं हमको? टेस्ट बड देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं? टेस्ट सेंसेशन लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके नंबर है? सबसे ज्यादा नंबर में कौन होती है? हमारी फिलीफॉर्म पैपिला। और इसी के अंदर टेस्ट बड नहीं है, इसलिए हमारी एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि जो टंग है,
टंग का जो डॉर्सल सरफेस होता है उस पर प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उन प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं पैपिला। सही बात है। और फिर वो लिखती है एंड सम ऑफ देम हैव टेस्ट बर्ड, बोलती है कि सम ऑफ द पैपिला हैव टेस्ट बर्ड। क्यों बोला उसने कि सम ऑफ देम हैव टेस्ट बर्ड? क्योंकि सबसे ज्यादा जिनका नंबर है जो फिलीफॉर्म पैपिला, उनके पास टेस्ट बर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो ये बचे हुए जो बहुत कम नंबर में है और ये हमारे अंदर होता ही नहीं है, यानी यही दोनों बचे। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर केवल टेस्ट बर्ड देखने को मिलेगी, इसलिए बोलता है सम ऑफ देम हैव टेस्ट बर्ड, क्योंकि जो सबसे ज्यादा नंबर में उनके अंदर टेस्ट बर्ड नहीं है। और अगर हम बात करें टंग की, तो हमारे टंग में कई रीजन बना रखे हम लोगों ने। किसके हिसाब से रीजन बना दिया बताइए? ये हमने रीजन जो बना रखा है यहाँ पर, ये टेस्ट के हिसाब से बना रखा है कि किस तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए कौन सा रीजन रेस्पॉन्सिबल होता है टंग का। तो जो हमारा एंटीरियर मोस्ट सरफेस है टंग का, ठीक है, इंटीरियर मोस्ट जो रीजन है ये होता है स्वीट टेस्ट के लिए। ये इसके बगल में जो साइड वाले जो है ये सॉल्टी और ये सॉर, जैसा आपको दिख रहा है पोजीशन ना, ये पोजीशन दिखा रखी है मैंने कि किस पॉइंट पर, टंग के किस पॉइंट पर किस तरह के टेस्ट को सेंस करने के लिए टेस्ट बर्ड होती हैं। ठीक है, तो हमारे जो ये इंटीरियर पोर्शन है यहाँ पर ये स्वीट टेस्ट के लिए होती हैं, ये सॉल्टी के लिए है, सॉर टेस्ट सबसे पीछे जो है वो बीटा टेस्ट के लिए है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इन सब चीज़ों को एक बार। हम क्या देखा हमने, बताओ कि टंग जो है इट इज़ अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। सही बात है, फ्रीली मूवेबल है, पूरी तरह से मूव कर रहा है, लेकिन क्या एकदम कहीं से अटैच ही नहीं है क्या? नहीं सर, अटैच किया हमने, इसके वेंट्रल सरफेस को अटैच कर दिया। कैसे? अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाई फ्रेनुलम लिंगुआ। और क्या अटैच हो रहा है फ्लोर से? इसका वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग जो है वो अटैच होता है फ्लोर से। ठीक है भाई, फ्रेनुलम लिंगुआ दिखाया मैंने अभी आपको। ठीक है, और अगर बात करें अपर सरफेस की बात करें ऑफ द टंग इज रफ। सही बात है, रफ है। इट बियर्स न्यूमरस पैपिला। क्यों रफ है? क्योंकि इसमें प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, उन्हीं प्रोजेक्शन को बोलते हैं पैपिला। एंड सम ऑफ दीज पैपिला हैव टेस्ट बर्ड। क्यों बोला कि सम ऑफ? केवल कुछ ही के अंदर टेस्ट बर्ड क्यों है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा नंबर की पैपिला है उनमें टेस्ट बर्ड नहीं होती है। फंक्शन क्या होता है बताओ टंग का? हमारा क्या क्या काम कर रही है टंग? तो सर टेस्ट का, स्वेलोइंग का, खाना निकलने में हेल्प कर रही है, आपकी डिग्लूटेशन में हेल्प कर रही है, और स्पीच। ठीक है, टंग रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच। जो साउंड आ रही हैं आपके उनको प्रॉपर, है ना, टर्निंग देगा, स्पीच में हेल्प कर रही है आपके। और क्या बताओ? प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ठीक है, जो आपने खाना खाया है, हमारी टीथ क्या करते हैं? उसको मैस्टिकेट कर दे रही है, तोड़ दे रही है, खाने को तोड़ दिया उन्होंने, और तोड़ने के बाद क्या, वो खाना जो है फूड पार्टिकल टूट गया, छोटे छोटे सेगमेंट में टूट गया, और फिर उसके साथ सलाइवा मिक्स करने के लिए कौन हेल्प करेगी? ये हमारी टंग। देखते हैं, खाते हैं तो टंग घूमते रहती है, क्या करती है? जो टूटे हुए फूड पार्टिकल है उनके साथ सलाइवा को मिक्स करते रहती है, और जब टूटे हुए फूड पार्टिकल के साथ सलाइवा जब मिक्स हो जाती है हमारे माउथ के अंदर, तो उस फूड पार्टिकल को जो कि इकट्ठा हो चुके हैं, जिनको आपने एग्रीगेट कर दिया है, क्या करके? सलाइवा के साथ मिक्स करके, इनको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। और फिर ये जो बोलस बना है इसका क्या करेंगे? इसको हम निगल जाते हैं, डिग्लूटेशन हो जाता है इसका, निगल जाते हैं इसोफेगस, इसको स्टमक में लेकर चले जाते हैं। तो ये बोलस फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा? उन मैस्टिकेटेड टूटे हुए जो फूड पार्टिकल है उनको सलाइवा के साथ मिक्स करके, और बोलस मतलब ऐसा शेप देने में कौन हेल्प करेगा? एडहेयर करने में कौन हेल्प कर रहा है? टंग आपको हेल्प करेगी उसमें। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोलस में भी हेल्प कर रहा है। समझ में बताओ कैसे बोलस को फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, हमारी ओरल कैविटी के साथ ही एसोसिएटेड कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं बच्चे, जिनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करें तो ह्यूमन में कितनी सलाइवरी ग्लैंड होती है बच्चे? तो बोलेंगे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन। क्या काम होता है इस सलाइवरी ग्लैंड्स का? तो ये सलाइवरी ग्लैंड बच्चे सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, और उस सलाइवा के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं। यानी सर हमें एक बात समझ में आ गई कि हमने ये सलाइवरी ग्लैंड है, एक तरीके का हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? हमारी एलिमेंट्री कैनाल तो खत्म ही नहीं हुई अभी। ठीक, तो इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि हमारी ओरल कैविटी के साथ ही एसोसिएटेड होता है, तो यहीं पर इसको भी निपटा लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए कितने ये जो 3 पेयर हैं कौन कौन से हैं वो हमारे, देखिए यहाँ पर पहला आपकी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो ये है पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ मिलेगी ये पैरोटिड ग्लैंड? तो बिलो द चीक, गाल है, बिलो द चीक, दोनों साइड में, दोनों साइड बिलो द चीक यहाँ पर प्रेजेंट होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ठीक। अब एक बात ये आती है, आपकी जो तीनों यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है, जैसे कि आपने पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात किया, बिलो द चीक प्रेजेंट है, तो ये सारे जो सलाइवरी ग्लैंड है तीनों पेयर, ये हमारी ओरल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। हमारी बकल कैविटी की बात करें, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, मतलब ना तो वेस्टिबुलर रीजन में मिलेगा, ना तो वेस्टिबुलर रीजन मिलेगा आपको, ठीक है, ना ही आपको ओरल कैविटी मिलेगा, बल्कि इन दोनों के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक,
और इनके सिक्रीशंस जो होते हैं वो डक्ट के थ्रू, इधर देखो सबके देखो मैंने डक्ट बना रखे हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गया और एक तीनों बना रखे हैं मैंने, तीनों सलाइवरी ग्लैंड है और तीनों के हमने डक्ट बना रखे हैं, ठीक है। ये इन डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन जो है वो इस ओरल कैविटी में लाकर छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी जो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड, और कहां मिलेगी? बिलो द चिक, बिलो द चिक। इसने अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस किया, वो छोड़ दिया यहाँ पर किसके थ्रू? इसकी जो डक्ट है जो कि इसके सिक्रीशंस को लेकर आएगी किसके अंदर? हमारे ओरल कैविटी के अंदर। इसकी डक्ट को हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? स्टेनसन्स डक्ट। वहीं अगर हम बात करें हमारी जो टंग होती है, टंग, तो बिलो द टंग और बकल कैविटी के बाहर, देख रहे हो, बिलो द टंग, ये बकल कैविटी, आउटसाइड द बकल कैविटी, बिलो द टंग, जो वहां पर सलाइवरी ग्लैंड होती है उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और सबसे छोटी जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है यही सबलिंगुअल ग्लैंड है। इसका सिक्रीशन अगर हम देखें तो ये लगभग 5% जो है वो सलाइवा का, टोटल जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रही है हमारे माउथ में एक दिन में, जो कि 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होती है एक दिन में बच्चे, ठीक है, उसका केवल 5% ये बनाती है सबलिंगुअल, ठीक है। और इसकी भी एक डक्ट है, वो इस डक्ट के थ्रू क्या करेगी? जो इसने सलाइवा बनाया वो छोड़ देगी आपके बकल कैविटी के अंदर। क्या है इसकी डक्ट का नाम? क्या दिया बताओ? डक्ट ऑफ रिवियनस या फिर बार्थोलिन्स डक्ट, डक्ट ऑफ रिवियनस और बार्थोलिन्स डक्ट। तो सबसे छोटी डक्ट किसकी होगी बताओ? क्या देना सर? यही बार्थोलिन्स डक्ट सबसे छोटी हुई। क्यों? टंग के नीचे यहीं पर प्रेजेंट है, यहीं पर तुरंत छोड़ देगी बकल कैविटी में लाकर। चलिए, जो तीसरी हमारी सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सी है? देखिए यहाँ पर सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, देख रही है, फेरेंजियल रीजन कहीं ना कहीं मिल रहा है, इधर इस साइड में मिल रहा है आपको, यहाँ मिलेगा ये सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी रीजन, ठीक। इसका सिक्रीशन जो होता है अगर हम देखें बच्चे, सबसे ज्यादा इसी का सिक्रीशन होता है सलाइवा में, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इसी का है। 70% ऑफ द सलाइवा जो है आपकी ये सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड बनाकर दे रही है। और इसकी जो डक्ट होती है, देख रहे हो बच्चे, इसने यहाँ पर प्रोड्यूस, यहाँ पर ये ग्लैंड है, ये डक्ट इसकी लंबी सी है और यहाँ पर आकर बकल कैविटी में खुल रही है। तो कहीं ना कहीं सबसे लंबा जो रूट है डक्ट का, कौन किसका हो गया? वो हमारी सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड होती हैं, इसकी डक्ट जो होती है सबसे बड़ी, सबसे लंबी डक्ट होती है, लॉन्गेस्ट डक्ट। इसको बोलते हैं वॉटसन डक्ट, ठीक है। तो हमारी जो वॉर्टन्स डक्ट है ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी डक्ट है आपकी, और किसकी है बताओ? ये आपकी सब मैक्सिलरी की, ठीक है। और हमारे पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या बोल दिया हमने? स्टेनसन्स डक्ट। और सबलिंगुअल वाले का हमने बोल दिया डक्ट ऑफ रिविनस।